हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो आई होप यू आर रेडी फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस देम ऑल टुगेदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे दैट सेज रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज नोन एज। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? तो गिल्स के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन ए पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ब्रांकियल रेस्पिरेशन या ऑप्शन डी ट्रेकियल रेस्पिरेशन। दैट्स अ वेरी इजी वन, राइट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, the correct answer would be branchial respiration। तो branchial respiration के थ्रू ऑब्वियसली आप जानते हैं गिल्स would be that organ जो कि exchange of gases में हेल्प करेंगे। But when we come up to these other options, इनको भी समझ लेते हैं। pulmonary respiration की बात की जाए तो definitely pulmonary is a word related to your lungs। इसका मतलब यहाँ पर respiration होगा through the lungs itself। Then cutaneous is a word related to the skin। इसका मतलब यहाँ पर respiration would be seen through the skin। While tracheal respiration में आप देखते हो कुछ ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है जहाँ पर कुछ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम ट्रेकियल ट्यूब्स बुलाते हैं और उसके थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन बुलाते हैं। बट हियर आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ब्रांकियल रेस्पिरेशन, दैट इज ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पर। दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट गैसियस एक्सचेंज थ्रू द एंटायर बॉडी सर्फेस। तो अपनी एंटायर बॉडी सर्फेस के थ्रू इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट? ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए फ्लैटवर्म्स, ऑप्शन बी मोलस्क्स, ऑप्शन सी स्पॉन्जेस या ऑप्शन डी द सीलेंट्रेट्स। तो बच्चों, आप सभी को पता है अपनी एंटायर बॉडी सर्फेस के थ्रू कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते थे? दोज वर द लोअर इनवर्टिब्रेट्स, राइट? और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए थे? वी स्टडीड कि एनिमल्स के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, लाइक हमने पढ़ा था स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए या फ्लैटवर्म्स हो गए। ये सभी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड इनमें गैसियस एक्सचेंज इनके एंटायर बॉडी सर्फेस के थ्रू होता है। दैट मीन्स दे आर गोइंग to exhibit this type of exchange। इसका मतलब flatworms, sponges and coelacanths ये ऑप्शन करेक्ट नहीं माने जा सकते, बिकॉज हमसे बोला जा रहा है which do not exhibit। तो इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शन लेफ्ट आउट रहा दैट वुड बी ऑप्शन बी मोलस्क। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी मोलस्क। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर। दैट सेज कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑन द ट्रेकिया आर इनकम्प्लीट ऑन द डैश सर्फेस। तो बच्चों, ट्रेकिया पर पाई जाने वाली कार्टिलेजिनस रिंग्स अपने किस सरफेस पर इनकम्प्लीट होती हैं? रिमेंबर आई हैड टॉट यू इन माय कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो दैट ट्रेकिया पर आपको कुछ कार्टिलेज की बनी रिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि उन्हें कोलैप्स करने से प्रिवेंट करती हैं। याद है ना आप सभी को? हमने उसका विजुअल ओवरव्यू भी देखा था इन अवर 3D मॉडल्स ओवर देयर। तो देखिए बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा वो सरफेस है जिस साइड पर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं दे आर इनकम्प्लीट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉर्सल, ऑप्शन बी वेंट्रल, ऑप्शन सी लेटरल या ऑप्शन डी पोस्टीरियर। तो बच्चों याद कीजिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, आई विल रिकमेंड यू कि पहले आप वो देख कर आइए एंड देन यू कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो देखिए, याद कीजिए मैंने आपको बोला था जो हमारा वेंट्रल साइड होता है वहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ट्रेकिया कुछ ऐसे अपीयर करेगा और उसके ऊपर ना आपको ऐसे ये कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये जो कार्टिलेज की बनी रिंग्स है ना, ये आपके ट्रेकिया को सपोर्ट दे रही हैं और उनको प्रिवेंट कर रही हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग जब इनमें एयर प्रेशर कम होगा। यूजुअली जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया में क्या होता है? एयर प्रेशर कम होता है। तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है कि ट्रेकिया की जो वॉल्स हैं वो आकर ऐसे पास आती जाएं और वो ऐसे चिपक जाएं, दैट मीन्स वो कोलैप्स कर सकती हैं। तो उनको कोलैप्स करने से रोकने के लिए ये आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलती हैं। सो दिस इज अवर ट्रेकिया एंड दीज आर अवर कार्टिलेजिनस rings
ओके, तो देखिए अगर ये बात की जाए तो ये आपको किस सरफेस से देखने को मिल रहा है, टुवर्ड्स योर वेंट्रल सरफेस, यानी कि आपके फ्रंट साइड से, बेली साइड से। बट अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे दैट मीन्स फ्रॉम योर बैक साइड, यानी कि डॉर्सल व्यू में, तो डॉर्सल व्यू में देखिए आपको ना यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सो सपोज अगर ये आपका ट्रेकिया जा रहा है एंड यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं दे आर गोइंग टू बी इनकम्प्लीट लाइक दिस। तो देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बना रही हैं पीछे की तरफ आकर, ये ऐसे इनकम्प्लीट ही रह जा रही हैं। ओके, सो यहां पर ये आपको देखने को मिल रहा है द डॉर्सल व्यू, और ये है आपका द वेंट्रल व्यू। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस नाउ कि किस साइड पर आपकी रिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। दैट इज ऑब्वियस इन द डॉर्सल साइड, नो? सो द करेक्ट ऑप्शन in this case would be our option A, dorsal, right? So dorsal surface की तरफ your cartilaginous rings are going to be incomplete, and ये जो side है that means जो dorsal side है that is actually facing your esophagus। आपको पता है ना, आपका जो wind pipe है that is placed ventrally to your esophagus, तो वो आगे है और पीछे की तरफ would be the esophagus, ठीक है? So esophagus की तरफ ये आपकी जो incomplete rings है ना they are facing, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, राइट? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 पर। दैट सेज द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स इज कॉल्ड। तो भाई लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं? Again a very easy question but yet a very important one. So options are option A pericardium, option B pleura, option C myocardium या option D the renal capsule। तो बच्चों आप सभी को पता है लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है, राइट? वो दो लेयर्स में आपको देखने को मिलेगी एंड दैट मेम्ब्रेन इज टुगेदर नोन एज द प्लूरा और द प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसकी आउटर वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड the parietal membrane और जो inner है close to the lung surface would be called the visceral pleural membrane, ठीक है? So parietal और visceral में ये differentiated है but together it is called the pleura, fine। while अगर बात की जाए पेरिकार्डियम की, so this is a membrane जो आपके हार्ट को कवर करती है, fine। मायोकार्डियम बेसिकली आपके हार्ट की जो वॉल्स हैं उसमें आपको ये उसके मस्कुलेचर का पार्ट नजर आते हैं, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल्स। वाइल जो रीनल कैप्सूल है इट कवर्स योर किडनीज। तो यहाँ पर लंग्स की जो कवरिंग आपको देखने को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ अ मेम्ब्रेन वुड बी कॉल्ड प्लूरा एंड हेंस अवर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 दैट सेज इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट में आपको गैसियस एक्सचेंज होता हुआ नजर आता है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर करता हुआ नजर आता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रेकिया एंड एल्वियोलाई, ऑप्शन बी ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई, ऑप्शन सी एल्वियोलाई एंड द एल्वियोलर डक्ट्स या ऑप्शन डी ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया। तो बच्चों इट्स एन इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है गैसियस एक्सचेंज जो है वो आपके रेस्पिरेटरी जोन में आकर करता है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वो कंपोज होते थे उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से फॉर्म्ड होते हैं विच आर कॉल्ड द एल्वियोलाई, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अल्टीमेट एंड माने जाते हैं, ठीक है? तो आपने देखा है आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कैसे एंड करता है। सो लेट्स इमेजिन आफ्टर सेवरल डिवीजन, जैसे आप जानते हैं ना आपका जो ट्रेकिया है विंड पाइप वो डिवाइड करेगा इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा इनटू ब्रोंक्यूल्स, है ना? सेवरल ब्रोंक्यूल्स जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फाइनली वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड करेंगे विच आर गोइंग टू ओपन इनटू सैक ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो कि माने जाते हैं द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ योर लंग्स, और उन्हीं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स में गैसियस एक्सचेंज अगर करता है। ओके, तो वो ना आपको कुछ ऐसे एक बंच में अरेंज नजर आते हैं लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे और ऐसे आपको न जाने कितने ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो आकर करते हुए नजर आते हैं, ठीक है? सो ये जो आपको बंच नजर आ रहा है ऑफ दोज स्फेरिकल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स वुड बी कॉल्ड द एल्वियोलर सैक्स। सिंस यहाँ पर मैंने सिंगल को डिनोट किया है दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सैक, सो वी कॉल इट एल्वियोलर सैक। और इस बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर एल्वियोलर सैक में से अगर आप सिंगल तो स्ट्रक्चर को रिमूव कर लेते हैं सो आपको वो जो सिंगल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एल्वियोलस। तो ये है वो साइड जहां पर एक्चुअली गैसेस का
एक्सचेंज होता है? बिकॉज द रीजन इज ये जो सैक आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज का आप देखोगे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा. सो लेट मी मेंशन देम. सो आपको यहां पर काफी कैपिलरीज का नेटवर्क देखने को मिलता है, राइट? और वो जो कैपिलरीज हैं दे आर गोइंग टू सराउंड योर एल्वियोलाई. तो जितने भी एल्वियोलाई इन एल्वियोलर सैक में प्रेजेंट हैं दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय दिस कैपिलरीज. और उन कैपिलरीज में क्या फ्लो करता है बच्चों? यू नो वेरी वेल, उनमें फ्लो करता है ब्लड. तो इमेजिन कीजिए यहां पर दिस इज गोइंग टू बी अ कैपिलरी. ठीक है, तो एल्वियोलस को सराउंड कर रही है कैपिलरी में ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करेगा, जिनमें आपको यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं दी रेड ब्लड सेल्स और सिंपली दी इरेथ्रोसाइट्स. ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन रिच एयर जब हम इनहेल करेंगे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए पहुंचेगी टू दी एल्वियोलस और वहां पर वो डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगी ऑफ दी ब्लड कैपिलरी. सिमिलरली यहां से आ रही जो ब्लड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलस में रिलीज की जाएगी जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए बाहर एक्सहेल आउट कर जाएगी इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड दस दिस हाउ आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वियोलाई और उनको जो एल्वियोलर डक्ट्स फॉर्म कर रही हैं, सो दीज डक्ट्स जो कि इनको लीड कर रही हैं दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स. तो आप देख रहे हो यहां पर भी ब्लड कैपिलरीज की आपको ये सराउंड होते हुए नजर आते हैं. तो इसका मतलब अगर ये भी सराउंडेड हैं विद द ब्लड वेसल्स तो इसका मतलब यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. सो एल्वियोलाई एंड द एल्वियोलर डक्ट्स आर गोइंग टू बी द साइड जहां पर आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा. हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ. तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर. दैट सेज नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इज. सो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 20 to 22 टाइम्स पर मिनट, ऑप्शन बी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ऑप्शन सी 36 to 38 टाइम्स पर मिनट या ऑप्शन डी 70 to 72 टाइम्स पर मिनट. एंड आई होप आप सभी को पता है द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 पर. दैट सेज फाइंड आउट द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इफ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2600 ml, ओके, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 ml while your residual volume is 1200 ml. तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दे रखे हैं एंड इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का इस्तेमाल करके आपको फाइंड करनी है एक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसे हम बुलाते हैं द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज होती हैं वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के एडिशन से मिलती हैं, इजंट इट? ओके, और बात की जाए अगर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसे हम FRC से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज FRC. ठीक है, तो जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपकी लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन. ठीक है, तो अगर आपने नॉर्मली एक्सहेल किया है तो आपने ऑब्वियसली योर टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर को ही रिलीज किया होगा. ठीक है, इसका मतलब आपके लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी. सो यू हैव टू रिमेंबर नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आपको पता है एक वॉल्यूम ऑफ एयर तो ऐसा है लंग्स के अंदर जो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स के अंदर हमेशा रहेगा. बट अगर आपने नॉर्मली एक्सहेल किया है इसका मतलब एक रिजर्व्ड वॉल्यूम जो कि हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा जब तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे, वो तभी लंग्स के बाहर आता है जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो, और उस रिजर्व्ड वॉल्यूम को हम बुलाते हैं द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो इन दोनों का सम हमको देता है द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. इसका मतलब जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमको दे रखा था दैट इज जस्ट टू कंफ्यूज अस. ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज विच इज योर 1200 ml which is the residual volume plus the expiratory reserve volume that is 1100 ml. इन दोनों को ऐड करने पे you get 2300 ml. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए इटसेल्फ. सो ऑप्शन ए 2300 ml इज द करेक्ट आंसर. तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को.
which says which among the following corresponds to the maximum volume of air a person can inhale after a forceful expiration. तो एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मान लीजिए आपने फोर्सफुली एयर को एक्सहेल आउट किया है, तो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं आफ्टर दिस फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स ऐसे वॉल्यूम को हम क्या बुलाएंगे जो कि हम मैक्सिमली अंदर इनहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी, या ऑप्शन डी द टोटल लंग कैपेसिटी. तो बच्चों हमने इन सभी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को समझने के लिए एक सिंपल डायग्रामेटिक व्यू लिया था इन अवर कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो. आइए उसी डायग्रामेटिक व्यू का हम यहाँ पर हेल्प लेते हैं टू ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पर किस टाइप की कैपेसिटी या वॉल्यूम की बात की जा रही है. ओके चलिए, तो यहाँ पर मैंने सपोज ड्रॉ किया है एक लंग. फाइन, तो लंग्स में आप जानते हो एक वॉल्यूम ऑफ एयर ऐसा है जो कि लंग्स के बाहर आता ही नहीं है. नो मैटर हाउ हार्ड यू हैव एक्सेल, कितनी ही हार्ड आप एक्सेलेशन करते हो, यू विल फाइंड सम वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, एंड वी कॉल इट द रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वो रेसिड्यू के फॉर्म में ऑलवेज लंग्स के अंदर प्रेजेंट है. दैट मीन्स अगर आपने फोर्सफुली एक्सेल किया था, इसका मतलब आपने बाकी की जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है वो सबको बाहर निकाल दिया, बस ये वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है. फाइन, तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट. फाइन, ठीक है, तो ये हो गई बात रेसिडुअल वॉल्यूम की. तो इसका मतलब ये लंग्स अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सी वॉल्यूम ऑफ एयर फिल की जा सकती है, बिकॉज हमें फाइंड करना है फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद मैक्सिमम कितनी एयर अंदर आ सकती है. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता रखा है नॉर्मली क्या होता है, जब हम नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो देयर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम नॉर्मली एक्सचेंज कर रहे होते हैं. वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम नॉर्मली एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना क्वाइट ब्रीदिंग, वी कॉल इट द टाइडल वॉल्यूम, है ना. सो एक वॉल्यूम ऑफ एयर ऐसा है जो कि हम नॉर्मली एक्सचेंज करते रहते हैं. तो मतलब जब हम फोर्सफुली एक्सेल कर रहे होंगे, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम तो बाहर गया ही होगा. और साथ ही साथ कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपको यहाँ पर रिजर्व्ड देखने को मिलता है, जो कि तभी बाहर आ सकता है जब आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं. तो अगर आप फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम के ओवर एंड अबव कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि तभी बाहर एक्सेल आउट किया जा सकता है व्हेन यू फोर्सफुली एक्सेल. तो जब आपने फोर्सफुली एक्सेल किया, इसका मतलब नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सचेंज करते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, उसको तो आपने बाहर रिलीज किया ही होगा. साथ ही साथ आपने जो रिजर्व्ड वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट था, दैट इज मेंट फॉर फोर्स एक्सपायरेशन, उसको भी रिलीज किया होगा, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इसका मतलब आपने फोर्सफुल एक्सेलेशन में ये दोनों वॉल्यूम ऑफ एयर को रिलीज किया. ठीक है, तो ये दोनों अभी एब्सेंट थे. तो अगर आप एक फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद नॉर्मली आप इनहेल करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपनी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फुलफिल करेंगे ना. तो सबसे पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल होगा, देन उसके बाद आपका नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, दैट इज टाइडल वॉल्यूम भी अंदर आएगा. फाइन, अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ बोला गया है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन. तो देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप इनहेल कर सकते हो वो तो इससे ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर लंग्स की ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है, इसका वॉल्यूम अभी भी वेकेंट है. इसका मतलब ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है जो हम इनहेल कर सकते हैं, अभी भी कुछ वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो वेकेंट पड़ा है, दैट इज रिजर्व्ड. और वो वॉल्यूम ऑफ लंग्स तभी फिल हो सकता है विद एयर जब आप फोर्सफुली इनहेल करें, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ योर लंग्स वुड बी कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो मतलब इंस्पायरेशन के लिए, फोर्स इंस्पायरेशन के लिए जो रिजर्व वॉल्यूम रखा हुआ है लंग्स के अंदर वुड बी कॉल्ड योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो मैक्सिमम आप यहाँ तक भर सकते हो. तो आपने क्या क्या भर लिया भाई, सबसे पहले आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फिल किया आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, देन आपने अपना टाइडल वॉल्यूम को इनहेल किया, एंड देन उसके बाद मैक्सिमली अगर आपको और फोर्सफुली इनहेल करते हो तो आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी फिल कर लेते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि आप इनहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. एंड इन तीनों का सम हमें एक पल्मोनरी कैपेसिटी या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी देती है, एंड आप जानते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं. तो देखिए यहाँ पर योर ERV प्लस TV प्लस
IRV, ये तीनों जो आपके पल्मोनरी वॉल्यूम्स या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, दे गिव अ पल्मोनरी कैपेसिटी विच इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी. So vital capacity is that maximum volume of air which you can inhale after forceful expiration. So यहाँ correct answer होने वाला है हमारा option C, vital capacity. I hope this question is very clear to all of you. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 पर, which says which among the following indicates the partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the oxygenated blood. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पाए जाने वाले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली सिग्निफाई कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट. बट ऑप्शंस पे जाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस लेनी है फ्रॉम योर क्वेश्चन इटसेल्फ. तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दे रखी हैं. पहली चीज तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स आपको सबसे पहले तो यही अंदाजा लगाना है दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन रिच ब्लड. अब अगर ये ऑक्सीजन रिच है बच्चों, ऑक्सीजन रिच का मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होने वाला है देन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा देन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखिए आपका पहले ऑप्शन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 95 दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड 104 दे रखा है. बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको आप कर दीजिए एलिमिनेट. ठीक है, देन अगर हम देखें ऑप्शन बी, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, यहाँ पर ठीक है. बात की जाए सी की, तो देखिए यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45. अगेन दिस इज लेस देन द कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. वाइल ऑप्शन डी में देखिए दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है 40. तो यहाँ पर भी हमारी जो ये वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है. अब आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन ट्रैवल करता है. सो बच्चों याद रखिएगा, ये मैंने आपको वैल्यूज़ मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में बार बार बोली हैं टू लर्न देम. ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है. सो आपको याद रखना है. देखिए मैं इसको यहाँ पर एक सिंपल डायग्रामेटिक व्यू से बता भी देता हूँ. सो ये आपका छोटा सा पोर्शन सर्कुलेशन का बताया जा रहा है. अब आपको याद रखना है दिस इज एट द लेवल ऑफ योर एल्वियोलस. तो एल्वियोलस में योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 और यूनिट्स हमेशा mm मर्करी होगा. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर 40 है और आफ्टर डिफ्यूजन हैज अकर्ड. तो ऑब्वियसली यहां पर आपको याद रखना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दिस इज गोइंग टू हैव partial pressure of oxygen as 95 mm of mercury and the partial pressure of carbon dioxide would be 40 mm of mercury. I have mentioned it. ठीक है, तो इस तरफ से जो ब्लड आ रहा है आफ्टर ऑक्सीजनेशन वुड बी हैविंग मोर ऑफ योर ऑक्सीजन दैन दी कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको जो करेक्ट वैल्यू देखने को मिल रही है दैट इज 95 mm फॉर ऑक्सीजन. तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी 40 mm ही है. दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो रिमेंबर डोंट फॉरगेट एल्वियोलस के केस में आपको यहाँ पर सेम ही डिफरेंस देखने को मिलने वाला है. दैट मीन्स अगेन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने वाला है दैन दी कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एल्वियोलस ऑल्सो. बट इसीलिए हमको वैल्यूज थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, और जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ योर हार्ट वुड बी डीऑक्सीजनेटेड ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस देन योर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होगा mm ऑफ मर्करी एंड कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी 45. तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर हैज टू बी लर्नड वेल कि यहाँ पर 95 mm आपका होने वाला है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वुड बी 40. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ ओवर हियर. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 पर दैट सेज अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद अ मैक्सिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो बच्चों एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एट मैक्स कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है. ओके, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 8. तो बच्चों इसके बारे में याद कीजिए, मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में पढ़ाया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि आप पहले वो देखिए एंड देन यू कम एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो बच्चों याद कीजिए मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. ओके, सो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि थ्रू वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है. तो देखिए आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है, इजंट इट. तो यहाँ पर वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से
मिलके बनता है। तो जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना बच्चों, वो आपस में भी लिंक्ड होती हैं। ओके, सो यहां पर आपको 4 पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिल रही हैं। सो दीज 4 पॉलीपेप्टाइड्स में से 2 होती हैं अल्फा चेन्स एंड 2 होती हैं द बीटा चेन्स। सो ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, दे आर ऑल लिंक टुगेदर और ये फॉर्म करती हैं द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। फाइन, ओके। अब आप देखेंगे इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में आपको देखने को मिलता है द प्रेजेंस ऑफ अ हीम ग्रुप। तो जो हीम वाला पोर्शन होता है ना आपका, वो आपको यहां पर हर पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑफ योर हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द हीम ग्रुप। और इस हीम ग्रुप का जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन। तो यहां पर आयरन जो है वो फेरस आयन के फॉर्म में सेंट्रली फॉर्म करता हुआ नजर आएगा द हीम ग्रुप। और यही वो हीम ग्रुप है ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिनसे ऑक्सीजन बाइंड करके जाती है। ओके, तो एक एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है टू द हीम ग्रुप ऑफ ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। सो यहां पर ये सपोज एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड किया, ठीक है, देन यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी बाइंडिंग फैसिलिटेट कराता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद आप देखोगे ये तीसरा आपका हीम ग्रुप है जो कि जिससे ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, और ये चौथा आपका हीम ग्रुप है जिससे ऑक्सीजन बाइंड कर रही है। सो इन टोटल 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इन ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन जिनसे ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है। सो एट मैक्स आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके ले जा सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन ईच ऑफ द हीम ग्रुप से बाइंड करके जा सकती है अंडर 100% सैचुरेटेड कंडीशन। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी आवर ऑप्शन ए 4, isn't it? तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को, which says match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct answer or option from the options given below. So बच्चों, कॉलम 1 और 2 के आपको आइटम्स को मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है? ओके, अब आप ध्यान से देखिए, कॉलम 1 में आपको दे रखी हैं कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज और कॉलम 2 में उन्हीं कैपेसिटीज को फाइंड करने वाले फॉर्मूले, ठीक है? तो आपको पर्टिकुलर कैपेसिटी को उन्हीं के फॉर्मूले से करेक्टली मैच करना है और आपको अपने आंसर को फाइंड करना है फ्रॉम दी ऑप्शंस, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 में दिया हुआ पहला आइटम, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। तो एज द नेम सजेस्ट, ये आपको बता रहा है कि आपका जो लंग्स हैं वो टोटल कितने वॉल्यूम्स ऑफ एयर को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। सो आपको याद होगा टोटल हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते थे जिनके एडिशन से आपको डिफरेंट कैपेसिटीज मिलती थी। तो अगर वो चारों वॉल्यूम एक साथ आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आपके लंग्स अकोमोडेट कर सकते हैं, isn't it? एंड दे फॉर्म योर टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, जिसे हम TLC से भी शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं। सो योर टोटल लंग कैपेसिटी वुड बी द सम ऑफ ऑल द 4 रेस्पिरेटरी volumes, which are the tidal volume, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume and the residual volume. So इन चारों का सम आपको देता है the total lung capacity, ठीक है? तो A item from the column 1 is matching with the third item in the column 2. तो A थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है देखिए, ऑप्शन A में और C में। B और D जो है वो यहीं पर कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। Then we have is the functional residual capacity. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बता रहा है कि भाई लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि बची हुई है, ठीक है? अब फंक्शनल इसलिए लगाया गया है भाई यहाँ पर से भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो बाहर आ सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि बाहर आ सकता है, ओनली इट अकर्स व्हेन वी एक्सहेल फोर्सफुली। तो वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सहेल करने पे बाहर आता है, दैट इज अ रिजर्व वॉल्यूम कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो लंग्स के अंदर जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा, बट कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ एयर भी है या वॉल्यूम भी है ऑफ एयर जो कि बाहर आ सकता है ओनली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वी कॉल इट द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इन दोनों का सम आपको देता है दी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ओके, जब तक कि आप नॉर्मली एक्सहेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मल एक्सहेलेशन में आपका रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी प्रेजेंट रहता है। सो इन दोनों का सम विल गिव यू योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी विच इज गोइंग टू बी ओवर हियर। सो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू मैच विद योर ERV प्लस RV, दैट इज
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इन दोनों का जो सम है वुड बी गिविंग यू द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो बी मैच कर रहा है विद द फर्स्ट, तो बी कहां पर भाई फर्स्ट से मैच कर रहा है? इन ऑप्शन सी। तो इसका मतलब ए भी रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन सी होने वाला है, इजंट इट? बट आइए आगे के भी हम मैचिंग्स को कंप्लीट करके अपने आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात की जाए बच्चों, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितनी एक्सपायर करने की कैपेसिटी है आपकी, मतलब कितना मैक्सिमली आप एक्सहेल आउट कर सकते हो। सो एक्सहेलेशन की बात की जाए तो नॉर्मली हम जो क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम वो तो बाहर आ ही सकता है, ओके। और साथ ही साथ फोर्सफुली करने पर आप ऑब्वियसली जो आपका रिजर्व वॉल्यूम था फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन वो भी आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग में बाहर आता है प्लस दैट रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्स ब्रीदिंग में बाहर आता है, वो आपका फॉर्म करेंगे दी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो सी यहां पर मैच कर रहा है विद द फोर्थ, तो देखिए सी यहां पर फोर्थ से मैच कर रहा है, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी की बात की जाए तो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली एक फोर्स एक्सहेलेशन के बाद आप मैक्सिमली कितनी एयर अंदर ले सकते हो, या फिर एक फोर्स इनहेलेशन के बाद आप मैक्सिमली कितनी एयर बाहर दे सकते हो, वुड बी योर वाइटल कैपेसिटी। तो फोर्सफुल ऑब्वियसली एक्सहेलेशन सपोज आपने किया हुआ है, तो सबसे पहले आप जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम पर जो रिजर्व वॉल्यूम आपने बाहर किया था दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको अंदर लोगे। साथ ही साथ जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सचेंज करते हो इन ना क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि टाइडल वॉल्यूम, वो भी आप अंदर लोगे। और मैक्सिमली बात की जा रही है कितना इनहेल कर सकते हो, दैट मीन्स आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर आपने फोर्सफुल ब्रीदिंग कर ली तो आप कुछ और वॉल्यूम ऑफ एयर भी अंदर ले सकते हो विच इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आप इनहेल कर सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो कि एक्सचेंज हो सकती है विद द एनवायरनमेंट। सो हेंस इट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी डी ओवर हियर इज मैचिंग विद सेकंड, जो कि अगेन यहां पर सही से मैच्ड है। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 पर, दैट सेज द नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन द राइट एंड द लेफ्ट लंग रिस्पेक्टिवली आर। तो आपके राइट लंग और लेफ्ट लंग में रिस्पेक्टिवली कितने नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 3, 3 2, 2 4 या 3 and 1। सो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी हुई है ऑफ योर लंग्स तो आपको पता होगा कि कैसा उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। इमेजिन कीजिए दिस इज योर ट्रेकिया जो कि यहाँ पर एट द लेवल ऑफ योर 5th थोरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड कर जाता है, बाइफरकेट कर जाता है इनटू 2 ब्रोंकाई जो कि एंटर करते हैं इन योर राइट एज वेल एज योर लेफ्ट लंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपके 2 लंग्स प्रेजेंट हैं, फाइन। दिस इज ऑल्दो ये आपके राइट साइड पे पड़ रहा है बट दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट लंग, ठीक है। यू हैव टू इमेजिन कि आप अपने ऑर्गन के साथ यहां सामने खड़े हो, तो आपके साइड पर जो लेफ्ट साइड पे पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट लंग, और ये वाला जो होगा दिस इज गोइंग टू बी द राइट लंग। सो ये 2 लंग्स आपके सामने हैं। अब देखिए जो लेफ्ट लंग है उसमें आपको एक ऑब्लिक फिशर देखने को मिल रहा है। तो एक ऑब्लिक फिशर जो है वो आपके लंग को यानी कि लेफ्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स योर लेफ्ट लंग इज गोइंग टू बी बाइलोब्ड, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे राइट लंग में एक ऑब्लिक फिशर तो जा ही रहा है आपको लंग को डिवाइड करता हुआ, और यहां पर एक आपको हॉरिजॉन्टल फिशर देखने को भी मिल रहा है। तो एक ऑब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल जो फिशर है वो आपके राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सुपीरियर वन, ये सुपीरियर लोब है, ये आपका मीडियन लोब है, और ये आपका इंफीरियर लोब है, ठीक है। तो योर राइट लंग इज trilobed while your left lung is bilobed with a superior and an inferior lobe। तो इसका मतलब बात यहां पर देखिए किस ऑर्डर की जा रही है। सबसे पहले हमें बताना है राइट का एंड देन लेफ्ट का। तो राइट में टोटल प्रेजेंट कितने हैं भाई 3 लोब्स, और लेफ्ट में यहां पर 2, तो यानी कि 3 and 2 वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑप्शन ए बिकॉज यहां पर हमको वर्ड लगा है रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स जिसकी बात पहले की जा रही है उसका आंसर हमें पहले बताना है। तो राइट की बात पहले की जा रही थी, हेंस 3 वुड बी द फर्स्ट वन
एंड लेफ्ट की बाद में की जा रही है, देन कम्स द 2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3,2। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 पर, दैट सेज द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया इनटू ब्रोंकाई टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो बच्चों जो आपका ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप है वो बाइफरकेट कर जाता है ना इनटू 2 ब्रोंकाई, द लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई, राइट। तो ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवीजन होता है ऑफ योर ट्रेकिया वो आखिरकार किस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी 4th thoracic vertebra, ऑप्शन बी 5th lumbar vertebra, ऑप्शन सी 5th thoracic vertebra या ऑप्शन डी द 7th thoracic vertebra। सो बच्चों आई होप आप सभी को याद होगा, दिस इज एन ईजी वन। याद है मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में इसके बारे में बता दिया है, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेट्स सपोज दिस इज योर ट्रेकिया, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया आ रहा है विंड पाइप, ये इसकी आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल रही हैं, इजंट इट। इसका ये बाइफर्केशन हुआ इनटू योर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंड द राइट प्राइमरी ब्रोंकस, जहाँ पर अगेन आपको ये कार्टिलेज की रिंग्स देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये हैं दी कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये जो बाइफर्केशन हुआ आपके ट्रेकिया का, जो कि अभी तक स्ट्रेट आ रहा था फ्रॉम योर नेक इनटू द मिड थोरेसिक कैविटी, आप देखोगे यहां पर एट द लेवल ऑफ योर 5th thoracic vertebra, ये देखिए बाइफरकेट कर गया इनटू 2 ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो हैं दोनों के दोनों एंटर कर रहे हैं इनटू योर लेफ्ट एंड द राइट लंग रिस्पेक्टिवली। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी द 5th thoracic vertebra। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 पर, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो बच्चों दिए हुए इन इवेंट्स में से आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जो कि एक्सपायरेशन के टाइम पर अकर नहीं करते हैं, और उन सारे इवेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सारे इवेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम। तो डायफ्रैगम विच इज ऑब्वियसली यू नो अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि आपके थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसकी मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन? सो नहीं ना, आपको पता है एक्सपायरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम नहीं अकर करेगा, ये इंस्पायरेशन के टाइम पे होता है। डायफ्रैगम की जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्रैगम जो है वो डोम शेप से फ्लैटन हो जाता है। सो समथिंग लाइक दिस विल अकर। इसको कि मैं यहाँ पर विजुअलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर सी इमेजिन कीजिए ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, जो कि आप जानते हो डॉर्सली फॉर्म्ड होती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और नीचे की तरफ ऑन द लोअर साइड इट इज फॉर्म्ड बाय द डायफ्रैगम। तो यहाँ पर डायफ्रैगम है, और वेंट्रली अगर बात की जाए यानी कि ऑन द फ्रंट साइड बेली साइड तो आप देखते हो एक्सटर्नम प्रेजेंट होती है, और ऑन द लेटरल साइड इट इज फॉर्म्ड बाय द रिब्स। तो आपको यहाँ पर ये रिब्स देखने को मिल रहे हैं इन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये रिब्स आपके प्रेजेंट हैं, और ये रिब्स कनेक्टेड होते हैं विद सम मसल्स। तो ये मसल्स आपको बाहर की तरफ भी अरेंज नजर आ रही है ऑन द आउटर साइड इस तरीके से, और ये अंदर की तरफ भी नजर आ रही हैं, ठीक है। सो बाहर वाली वुड बी अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, और ये क्या है आपका बच्चों? दिस इज योर डायफ्रैगम, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम। तो अगर डायफ्रैगम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये डायफ्रैगम ऐसे ही डोम शेप नहीं रहेगा, इट विल बिकम फ्लैटन लाइक दिस। तो बच्चों ये जो कंडीशन होती थी डायफ्रैगम की, दैट इज फ्लैटनिंग, यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग योर एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब ये वो इवेंट है जो कि एक्सपायरेशन में आकर नहीं करता है ना, दैट इज वाई विल पुट अ टिक अगेंस्ट इट, बिकॉज हमको फाइंड ही वो इवेंट्स करने हैं जो कि आकर नहीं करते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये इवेंट हमको नहीं देखने को मिलेगा। देन द सेकेंड इवेंट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात की जा रही है बच्चों। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जिनकी लोकेशन मैंने आपको बताई ही दी है। अब अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली आप जानते हैं ना, इंटरकॉस्टल मसल का मतलब क्या है? इंटर मीन्स बिटवीन, कॉस्टा इज अ वर्ड गिवन टू द रिब्स। तो रिब्स के बीच में जो आपको ये मसल देखने को मिल रहे हैं, दोज आर द इंटरकॉस्टल्स। एक्सटर्नल वाले के केस में अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये नीचे वाले रिब को फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बुलाएंगी, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर इस रिब पे अटैच ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है
ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू, ये नीचे वाले रिब को फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बुलाती है। तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है ऑफ द थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज कर जाता है ऐसे, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन था टू इंक्रीज दी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस ऑफ योर थोरेसिक कैविटी, ये अगेन अकर करता था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन नॉट एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब ये अगेन वो इवेंट है जो कि एक्सपायरेशन में आकर नहीं करता है, एंड हेंस वील अगेन पुट अ टिक अगेंस्ट इट, ठीक है। ओके, देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए, अगर आपका डायफ्रैगम ऐसे डोम शेप्ड है, आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो इसका मतलब आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, चेम्बर है, उसमें अंदर प्रेजेंट लंग का जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी तो कम ही होगा ना। व्हाई वुड इट इंक्रीज, तो वो इंक्रीज ही नहीं करने वाला है। तो यहाँ तो लिखा है पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये तब होता जब इंस्पायरेशन के टाइम पर आपका डायफ्रैगम फ्लैटन हो जाता, तो लंग्स और स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते थे, मतलब योर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता था। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं अगर वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती तो आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ता, जिसकी वजह से अगेन लंग्स भी उसी एक्सिस में अपना साइज इंक्रीज कर सकते थे, वॉल्यूम बढ़ा सकते थे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन में भी अगेन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हो सकता है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट यानी कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है या फिर आपके थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगेन नॉट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। इसका मतलब अगेन यहाँ पर ये जो इवेंट है दिस इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ द एक्सपायरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर वील अगेन पुट अ टिक अगेंस्ट इट, ठीक है, फाइन। तो ये 3 इवेंट्स तो अकर नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो भाई 3 तो इवेंट्स हो गए, चौथा भी देख लेते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, तो क्या यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा? यस, दिस इज दैट इवेंट जो एक्सपायरेशन के टाइम पर होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो वॉल्यूम है ऑफ योर पल्मोनरी वॉल्यूम विच वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर वो डिक्रीज करेगा तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ प्रेशर इंक्रीज करने वाला है ना, वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ेगा तो एयर जो है फ्रॉम लंग्स विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू दी नॉस्ट्रल्स, और वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि इंट्रा वर्ड आप जानते हो ना, विदिन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो विदिन जो लंग्स आपका प्रेशर है अगर वो इंक्रीज करेगा देन एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट। तो ये इवेंट तो अकर करता है एक्सपायरेशन के टाइम पे, बट वी वर टू फाइंड विच डज नॉट अकर। सिंस ये अकर करता है हम इसके आगे एक क्रॉस लगाने वाले हैं। सो इन टोटल जो ए से लेकर सी तक के इवेंट से दे ऑल डू नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, हेंस option C which is mentioning A, B and C events as the correct answer would be the correct one. So option C is our correct answer. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 पर, that says what would happen to the following curve when the partial pressure of carbon dioxide increases. तो बच्चों दिए हुए इस कर्व में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप देख सकते हो आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एक कर्व फॉर्म्ड है, एक सिग्मोइड कर्व आपको देखने को मिल रहा है, और इस पर्टिकुलर कर्व को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, याद कीजिए, इट वाज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इजंट इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन दे रखा है वर्सेस द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन पे कितना परसेंट आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है वो आपको बताता है द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इस पर्टिकुलर कर्व में आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी शिफ्ट्स टू द राइट, ऑप्शन सी शिफ्ट्स अपवर्ड, या ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आई होप आप सभी को पता होंगी वो वेरियस कंडीशंस जिनके केस में आपको ये जो डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्टेड नजर आता था। सो याद कीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती थी जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन घटा देती हैं। द रीजन आई विल टेल यू इन अ मिनट। तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर है वो आपके कर्व को राइट साइड की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देगा। सो आप देख रहे हो आपका जो कर्व है वो ऐसे राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो भाई क्या होने वाला है, क्या डिफरेंस आने वाला है, इसको समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपका यहाँ पर लेट्स से 72% ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन था, इस लेवल की बात की जाए, वो अटेन हो रहा था एट अराउंड 40 mm। तो भाई यही तुम्हारा जो सैचुरेशन है
ऑफ योर ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन वो आपको 40 mm ऑफ मर्करी पे देखने को मिल रहा था। बट यही पर्टिकुलर जो सैचुरेशन है अपॉन इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, देखिए आप कितने पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा एट अराउंड 50। तो इसका मतलब अब आपको ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से एक्सपोज करना पड़ेगा आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को, सो दैट योर ऑक्सीजन कैन बाइंड टू इट। तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो एफिनिटी थी टुवर्ड्स योर हीमोग्लोबिन दैट हैज़ डिक्रीज्ड ना। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए कंपीट करेगा विद द ऑक्सीजन, इजंट इट। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी थी टुवर्ड्स योर ऑक्सीजन विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर जो राइट शिफ्ट है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, it indicates decreased affinity of hemoglobin towards oxygen। ठीक है, और ये सेवरल कंडीशंस में आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं, देखिए यहां पर क्या होने वाला है, देखिए इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इमेजिन कीजिए अगर ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ठीक है, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में अगर कंडीशन जो है हमारे सराउंडिंग में ऐसी हो जाती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इज वेरी हाई, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाहती है, अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो ये डोमिनेट करेगी, और डोमिनेट करेगी भाई कैसे, बाय अटैकिंग टू दीज हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगी और ऑक्सीजन का हो जाएगा रिमूवल। सो ये इंडिकेट करता है द राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन का एवोल्यूशन वुड बी सीन विद द हेल्प ऑफ दिस राइट शिफ्ट। और ये जो कंडीशन हो रही है ये अकर कर सकती है, दैट मीन्स ये राइट शिफ्ट किन किन कंडीशन में अकर कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए बच्चों, आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज एन एसिडिक गैस, मतलब ये अगर वाटर में डिसॉल्व होगी इट विल लीड टू डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन पे भाई ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयंस वुड बी रिलीज्ड। हाइड्रोजन आयंस का बढ़ना अगेन इज अ इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, साथ ही साथ आप इसको इनडायरेक्ट वे में कह सकते हो pH का रिडक्शन होना, बिकॉज इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब लो pH, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक कंडीशन। तो जब भी एसिडोसिस होगा मतलब एसिडिक कंडीशन प्रिवेल करेंगी, दैट विल फेवर राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर टेम्परेचर भी, सो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट भी अगेन फेवर करेगा कि राइट शिफ्ट हो, सो दैट ऑक्सीजन की जो एफिनिटी थी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज कर जाए फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी कंडीशन जो है वो मोस्टली प्रिवेल करती हैं एट द टिश्यू लेवल, ताकि टिश्यू जो है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का डिसोसिएशन फैसिलिटेट करेगा फ्रॉम द हीमोग्लोबिन सच दैट वो ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद उस टिश्यू को मिल जाए। तो ये सारी कंडीशन यूजुअली आपको टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेंगी। सो ऑल दीज विल फैसिलिटेट व्हाट, द राइटवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पर जो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी विद द इंक्रीज्ड partial pressure of carbon dioxide would be the shifting towards the right. So our correct option here would be option B. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 पर, which says which among the following set of factors favor association of oxygen with hemoglobin. तो बच्चों दिए हुए इन ऑप्शन में से कौन से वो ऑप्शन हैं जो कि करेक्ट सेट ऑफ फैक्टर्स को डिटर्मिन कर रहा है जो कि फेवर करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता था, याद कीजिए, वी यूज्ड टू सी इट एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, है ना। तो आप जानते हो ये हम मान लेते हैं एल्वियोलस है, और एल्वियोलस जो हैं दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, और ब्लड कैपिलरी में डेफिनेटली ब्लड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आरबीसीज बना दिए भाई, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो हो रहा है अक्रॉस योर ब्लड कैपिलरी, और ये आपका एल्वियोलस है।
तो देखिए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आप जानते होता है फ्रॉम द एल्वियोलस इनटू द ब्लड कैपिलरी। तो आप यही चाहेंगे ना भाई कि यहाँ से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में आरबीसीज में एंटर कर रही है वो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाए टू फॉर्म दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो यही पर वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए ना जो कि फेवर करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को या फिर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को विथ हीमोग्लोबिन, है ना। तो भाई यहाँ कौन कौन से आपको फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। भाई देखिए सीधा सीधा फैक्टर जो कि डिटर्मिन करेगा बाइंडिंग को वुड बी द ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। भाई जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। सो याद रखिएगा एल्वियोलस के लेवल पे व्हेन वी कंपेयर एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो आप देखते हैं डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन दी एल्वियोलस दैट इज 104, वाइल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर 40 होता है। तो इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट है ना, यहाँ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है, इसका मतलब ये डिफ्यूजन को फेवर करेगा। तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है दैट शुड बी इन हाई अमाउंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी हाई, पहली चीज। बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे दे आर गोइंग टू प्ले अ सेकेंडरी रोल। तो बाकी के जितने फैक्टर्स हैं, देखिए ये इस पर्टिकुलर फैक्टर का जो रोल है ना, ये अकेला ऐसा फैक्टर है जो कि एसोसिएशन को फेवर करेगा, इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हायर कॉन्सेंट्रेशन इसके एसोसिएशन को नहीं डिसोसिएशन को फेवर करेगा, ठीक है। मतलब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन को फेवर करेगा। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं देखिए, पहला फैक्टर वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। देन वुड बी और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम इनडायरेक्टली जो है पीएच भी कह सकते हैं, राइट। एंड थर्डली वुड बी टेम्परेचर। तो अगर ये तीनों फैक्टर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ये एसोसिएशन को फेवर तो नहीं करते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब इन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर एल्वियोलस के लेवल पे लो होना चाहिए। अगर ये तीनों लो हैं इसका मतलब ऑक्सीजन बड़ी आसानी से एल्वियोलस से डिफ्यूज होकर रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें चाहिए हाई PO2 एंड लो वैल्यूज ऑफ दीज अदर फैक्टर्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में ये सारी चीज़ें करेक्टली दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है हाई PO2, दैट मीन्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, परफेक्ट कंडीशन। देन हाई PCO2, अगर ये ज़्यादा होगा तो आप जानते हो नहीं होगी बाइंडिंग भाई, तो ये फेवर नहीं करने वाला है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ओके। देन ऑप्शन बी की बात की जाए, लो PO2, भाई यही तो वो फैक्टर था जो कि डायरेक्टली ड्रिवन कर रहा था ऑक्सीजन की बाइंडिंग को, अगर यही कम होगा तो ये भी रॉन्ग हो गया राइट अवे, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, हाई PO2, फाइन, अच्छी बात है, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उतनी ज़्यादा बाइंडिंग। देन लो PCO2, परफेक्ट, फाइन, ये भी सही है। और लेस हाइड्रोजन आयन, जितना कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग होगी ऑफ योर ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। सारे के सारे ये जो फैक्टर्स है दे आर फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रादर वी वुड से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। वाइल ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, लो PCO2, परफेक्ट, लेस हाइड्रोजन आयन, परफेक्ट, हायर टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर शुड बी लो, सो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो फेवर करेगा डिसोसिएशन को रादर देन एसोसिएशन, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाता। फाइनली द ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन दी मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप ऐसे ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।